हेलो एवरीवन। आज 6 और 7 क्लास के लिए आज जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो 6 और 7 क्लास के लिए है। और 6 क्लास आपके लिए खासकर कि एक नया सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट्स में ऐड हो रहा है, वो है संस्कृत। स्कूल तो अभी बंद है, जब स्कूल ओपन होगा तो काफ़ी लंबे समय लग जाएंगे आप लोग को आने में स्कूल में। फिर नया सब्जेक्ट है, अगर अभी नहीं समझाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके लिए ये नया सब्जेक्ट 6 क्लास से इंक्लूड होगा। और 7 क्लास की एक तरह से रिवीजन होगी। 7 क्लास को मैंने जो अभी 6 से 7 गए हैं वो तो पढ़े हैं, मगर उनकी एक अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी, उनके लिए भी है। और 6 क्लास आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और इस सब्जेक्ट को जो मैं पढ़ाऊँगी, जो मैं बताऊँगी, कोशिश करूँगी कि बहुत आसानी से आपको समझ में आए, क्योंकि एक तो नया सब्जेक्ट आपके लिए है और नए चीज़ को समझने की क्यूरियोसिटी भी है आप में। बस आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। और बहुत ईजी है। आप हिंदी पढ़ते हैं, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, जो ग्रामर है सेम वैसा ही है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, वैसा कुछ भी कठिन नहीं है। पढ़ने लगेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए संस्कृत का सब्जेक्ट। संस्कृत में जो स्टार्टिंग है, अभी तो बुक होंगे नहीं आपके पास, बुक्स नहीं है तो कम से कम ग्रामर जो उसका बेसिक है वो मैं स्टार्ट कराती हूँ और आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले जैसे हम लोग हिंदी में पढ़े हैं, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। हिंदी में हम लोग पढ़ते थे ना स्वर, शुरू में क्या पढ़े थे? स्वर और व्यंजन। स्वर कैसे पढ़ते थे, किसको कहते थे, सबको पता है। आ ये सब जाता था ना स्वर में, ई ऊ ये सब पढ़े हैं। और व्यंजन क्या होता है ये भी जानते हैं, क ख ग घ च छ ज झ, ये सब जो होता है सारे व्यंजन होते हैं, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं इस चीज़ से आपको ये पता है कि ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं और इसकी पूरी जानकारी आपको है, तो इस वजह से आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग को होता है जैसे जो स्वर और व्यंजन, जिसके बारे में हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, तो उसको हम लोग जानना है कि स्वर के कितने मतलब संख्या में है। स्वर जो होते हैं कितनी संख्या में, हमको लगता है सबको पता होगा कि स्वर कितनी संख्या में है। ठीक है? तो कितने हैं बताइए आप लोग, कितने लोग सही जवाब देते हैं? स्वर की संख्या कितनी है? जो हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, ये तो पता है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, तो दोनों मिलाकर जो स्वर होते हैं वो कितने हैं? 13 होते हैं। ठीक है? दोनों स्वर मिलाकर, दीर्घ और स्वर और हर्ष स्वर मिलाकर 13 संख्या में होते हैं। ठीक है? और केवल हर्ष स्वर जो होता है, जैसे हर्ष स्वर में हम लोग क्या पढ़े थे, कोई स्वर को बोलने में अगर समय कम लगता है, ठीक है, जल्दी से हम बोल देते हैं, तो उसको हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ नाम से ही दीर्घ, लंबा, जिस स्वर को बोलने में थोड़ा समय लगे उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मैं बताऊंगी आज। तो हर्ष स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? हर्ष स्वर में कौन कौन आया? जैसे अ, ठीक है, हर्ष स्वर में आ नहीं हुआ, आ, ये थोड़ा दीर्घ हो जाता है, तो हर्ष स्वर में अ हो गया। और हर्ष ई हो गया। ठीक है? हर्ष ऊ हो गया और री हो गया, ऋषि वाला री और ली। ये जो 5 हर्ष स्वर है, ये सब कितने हैं? 5। हर्ष स्वर कितने हुए? 5। कौन? अ, हर्षी, हर्षु, री और ली, ये हर्ष स्वर में आते हैं, जो कितने हैं? 5। ठीक है? अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो जोड़ के देख लो, जैसे अ के बाद आ हुआ, आ दीर्घ स्वर में आता है, दीर्घ ई आता है, दीर्घ ऊ आता है, ड़ी की डबल मात्रा होती है,
और ए, ओ, औ कितने हुए? 8। तो दीर्घ स्वर की मात्रा जो होती है वो संख्या में कितने होते हैं? 8। तो हर्ष स्वर 5 हो गए, दीर्घ स्वर 8 हो गए। तो 8 और 5 कितने हुए? 13। तो स्वर की संख्या हमारे पास कितनी है? 13। ठीक है। अब चलिए, अब व्यंजन पे आते हैं। स्वर में तो इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अब व्यंजन में आते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, इसकी संख्या कितनी है, आपको याद है या नहीं? जानते तो हैं, लगता है याद नहीं है ना? तो आज बता देती हूँ। 33 होते हैं। ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं? 33। कैसे? जैसे इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं व्यंजन को। ठीक है। जैसे एक होता है वर्गीय व्यंजन, एक अवर्गीय। ओके। वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। तो वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ठीक है। कैसे, कौन कौन होते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में? क, ख, ग, घ, अंग को हम क्या कहते हैं? क वर्ग कहते हैं ना। च, छ, ज, झ, य को च वर्ग कहते हैं। इसी तरह ट, ठ, ड को ट वर्ग, त, थ, द को त वर्ग। सब का जो पहला वर्ण है उससे उस वर्ग का बनता है, वर्ग बनता है। तो स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इतने आए। तो 5 होते हैं। तो 5 × 5 25 हो गए। तो ये स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 वर्गीय व्यंजन। और अवर्गीय व्यंजन को भी 2 भाग में बांटा जाता है। ठीक है। अवर्गीय, एक वर्गीय हो गया जो 25 है, और अवर्गीय व्यंजन को 2 भाग में बांटा जाता है। जो पहला है अंतस्थ, ठीक है, और दूसरा है ऊष्म। ओके। पहला क्या है? अंतस्थ और ऊष्म। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? उसमें जो य, र, लव का जो लास्ट में चलता है, क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, सबके बाद य, र, लव पढ़ते हैं। ये जो संख्या होती है य, र, लव, ओके, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, लव 4 हुए, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसी तरह ऊष्म व्यंजन में आते हैं जितने श होते हैं, जैसे तालाबे श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। ठीक है। ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। दोनों मिलाकर कितने हुए? 8। ठीक है। 25, 8 सब टोटल मिलाकर 33 हो गए। ठीक है। तो व्यंजन टोटल कुल कितने संख्या में होते हैं? 33। स्वर कितने में होते हैं, कितने संख्या में? 13। ठीक है। तो इतना तो हमको पता चल गया स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हिंदी में होता है वैसे संस्कृत में भी होता है। संस्कृत में भी ऐसे ही है, स्वर व्यंजन के बारे में जैसे हिंदी में पढ़े तो एक रिवीजन आपको हो गया, जैसे कि ये पता चल गया कि इतना है। अब आगे कैसे करना है ये समझ में आएगा। ठीक है। अब जैसे सबसे पहला काम होता है कि हम वर्ण को विच्छेद करें। जैसे हम लोग ग्रामर में हिंदी में आगे संधि विच्छेद पढ़ते हैं ना, तो वो तो 2 पद, 2 शब्द, अलग अलग शब्द को जोड़ा रहता है, उसको तोड़ना पड़ता है और जोड़ना पड़ता है। तो इस तरह के जोड़ को संधि कहते हैं। तो अब हम लोग उसी तरह अब एक एक वर्ण को जोड़ेंगे। तो उसको हम लोग वर्ण को जोड़ के जो उसको तोड़ते हैं तो उसको हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं। ठीक है। वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। ठीक है। तो हम लोग पहले वर्ण विच्छेद करना जानेंगे कि चलो, जैसे कि अगर जैसे स्वर जानते हो, ठीक है, अ, ओके, अ स्वर आता है, इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, कोई वर्ण अदर नहीं मिला है, स्वर प्योर होता है। मगर व्यंजन जो होता है क, इसमें स्वर मिला रहता है। ओके। जैसे क बोलते हैं तो क में अ भी मिला रहता है। ठीक है। क में अ मिला रहता है। अब जैसे क हो गया तो क को कहेगा, क एक वर्ण हो गया, अब उसको बोलेंगे कि इसका वर्ण विच्छेद करो।
तो हम कैसे करेंगे? सोचो, क में क्या लगा है? आ नहीं ना लगा है। अगर आ लगता तो क नहीं होता, का होता ना। तो क का मतलब क में अ लगा है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? जैसे क को वर्ण विच्छेद किया तो क लिखेंगे इज इक्वल टू क जोड़ अ। क में से अ निकल गया तो क्या होता है? एक चीज़ और है, जैसे अगर हम व्यंजन, कोई भी व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं तो वो वर्ण जो है हलंत वाला वर्ण बन जाता है। हल मतलब अब उसमें से स्वर निकल गया, वो बहुत जल्दी बोल देना है। जैसे क, ओके, और उसमें से स्वर निकल गया तो बोलेंगे क, ओके, क, ख, ख, क्योंकि स्वर निकल गया उसको हलंत बना देते हैं, हलंत जोड़ देते हैं। जैसे एक कॉपी में आपको बता रहे हैं, जैसे ये देखिए, ये क है, ये क है, क में इसको तोड़े तो ये क में नीचे हलंत लगा है ना, यहाँ हलंत लगाकर अ अलग कर दिए। क जोड़ अ, क में हलंत होना चाहिए, यानी शो करता है कि अ अलग हो गया। ओके, तो क को तोड़े तो क जोड़ अ, और यहीं पर अगर का को, वर्ण को विच्छेद करना है तो हम कैसे करेंगे? जरूर बता देंगे आप लोग। क जोड़, बोलो, आ होगा ना, तो क जोड़ आ का, उसमें क में हलंत लगाएंगे। जब भी हम स्वर को अलग करेंगे क में, उस वर्ण में जो भी वर्ण होगा उसमें हलंत लगाएंगे, यानी वो शो करता है कि वो उससे स्वर निकल गया। ओके, तो उसी तरह अगर की कहते हैं, जैसे हर्षीकार का की, तो हम कैसे अलग करेंगे? क जोड़, चूंकि उसमें हर्षीकार है तो क जोड़ हर्षी, क में हलंत लगाएंगे, क जोड़ हर्षी यानी की। क में से स्वर निकाल दिए हम, क का हलंत कर दिए तो वर्ण का विच्छेद हो गया, उसमें का स्वर अलग हो गया। उसी तरह दीर्घिकार का की होगा तो क जोड़ दीर्घी। उसी तरह कु अगर होगा तो क जोड़ हर्षु, यदि हर्षुकार वाला होगा। दीर्घुकार वाला होगा तो क में हलंत जोड़ दीर्घ, क में हलंत जोड़ हर्षु, क में हलंत जोड़ दीर्घ, कु हो गया। उसी तरह हम आगे जैसे के अगर करते हैं तो क में हलंत जोड़ क्या आ जाएगा? ए ओ औ, स्वर होता है ना, तो एक एकले वाला ए हो गया, डबल एकले आया तो ए हो गया। ओके, तो के अगर है तो क जोड़ ए, क में हलंत डालेंगे और ए। के अगर कै तो क्या होगा बताओ? क में हलंत जोड़ ए तो कै हो गया। को आया तो हम उसको कैसे तोड़ेंगे? क में हलंत जोड़, बताओ, ओ होगा ना, ओ स्वर जुटेगा, क जोड़ ओ को। उसी तरह क को कैसे करेंगे? क जोड़ औ। ओके, अगर सपोज करो कह आ गया, कह, तो उसमें विसर्ग आ गया तो हम उसको कैसे करेंगे? क जोड़ आ ई का जो होता है लास्ट में, अंग अगर बिंदु है तो अंग भी जाए, जैसे कम क के ऊपर बिंदु तो हम क जोड़ अंग, और विसर्ग का है कह है क जोड़ ऐसे करेंगे। क में हलंत डालेंगे, अंग ये डालेंगे तो हम वर्ण का विच्छेद कर दिए। ओके, ठीक है, ये सिंपली है जो हम वर्ण विच्छेद को आप लोग को बताए। इस तरह करके अगर कोई वर्ण, चाहे कोई शब्द होगा, शब्द में से वर्ण को विच्छेद करना होगा तो आप लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस होगी, एक प्रैक्टिस करनी होगी, जो आज के वर्क में आप लोग को, आज का वर्क, होमवर्क कुछ भी हो, इसको आप लोग बनाएंगे। जैसे जितने क का की कु के कै को कौ कंक, इन सबको आप तोड़ेंगे। ठीक है, साड़ी का वर्ण विच्छेद करेंगे, फिर ख खा खी का करेंगे, फिर ग का क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, सब का वर्ण विच्छेद करेंगे, हर एक वर्ण का। ओके, ये आपके वर्क में भी आएगा।
तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वर्ण विच्छेद है। आगे संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद जो शब्द का करना होगा वो सब बनने लगेगा। मैक्सिमम बच्चे 7th 8th तक चले जाते हैं, 9 तक चले जाते हैं, मगर सही तरीके से वर्ण विच्छेद नहीं करना आता है। तो आज से हम प्रैक्टिस करेंगे तो आगे गलतियाँ होंगी ही नहीं, और संस्कृत बहुत ईजीएस्ट हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान होगा। नहीं तो नहीं समझने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ओके, इसको करिएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया वर्ण विच्छेद। जो मेरा वर्क भी आपके लिए होमवर्क है, आपको प्रिपेयर करना है। जिस दिन भी स्कूल खुलेगा मैं इस पर आपसे बात करूंगी, चर्चा करूंगी और इसको देखूंगी भी। एक फेयर कॉपी आपकी चाहिए जिसमें ये सब नोटेड हो। ये सब जो मैंने बताया है, कहीं भी आप कोई ग्रामर की बुक्स ले लेंगे, अभी तो कोई बुक्स तो ऐसे जनरल कोई है नहीं, कोई भी ग्रामर की बुक संस्कृत की, जो संस्कृत सहचर हो या एनसीईआरटी की कोई बुक हो संस्कृत ग्रामर की, आप खरीद लेंगे। और आपके भाई बहनों के पास अगर होंगे तो मिल ही जाएंगे। आप उससे देख के इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। उसमें जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए होंगे बनाने को, उसको आप बनाइएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बने भी होंगे कि इससे रिलेटेड, तो आप कोशिश करिए। और पहले तो यही करिएगा, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसको आप बनाइएगा, सारे का वर्ण विच्छेद करिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे दो शब्द है, एक तो ये एक एक वर्ण का हुआ। मान लो सपोज करो, जैसे आपको जैसे आ गया एक छत्रज्ञ भी आता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें दो वर्ण जुड़े रहते हैं, दो वर्ण जुड़ के बनते हैं। जैसे छ त्र ज्ञ, छ किससे जुड़ के बनता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। सब लोग नोट कर लीजिएगा। छ, अब छ जो क्षत्रिय जो लिखते हो छ, उस छ को जोड़ तोड़ना होता है तो होता है क जोड़ मूर्धन्य श, ओके। क जोड़ मूर्धन्य श इज इक्वल टू छ, ठीक है। अगर मान लो लिखा रहेगा क्षत्रिय, क्षत्रिय में तोड़ना होगा, तो छ को हम कैसे, जैसे मान लो अक्ष ही रहेगा, उसको तोड़ना रहेगा, तो हम कैसे सपोज वर्ण विच्छेद करेंगे। तो छ के लिए छ जोड़ अ नहीं करना, ठीक है। छ जोड़ अ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, छ को पहले तोड़ेंगे, क हलंत जोड़ मूर्धन्य स हलंत जोड़ अ, ये होगा छ, ओके। अब इसी तरह त्र, त्र को हम कैसे तोड़ेंगे, इसमें भी दो वर्ण है, तो इसको हम तोड़ेंगे त, ठीक है, हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, ठीक है। अब हो गया ज्ञ, ज्ञ में क्या आता है, ज जोड़ य जोड़ अ, ज्ञ, ज जोड़ य, ठीक है। ज्ञ के लिए है ज हलंत जोड़ इय, ऐसे ऐसे य हलंत जोड़ अ, ठीक है। ज जोड़ य जोड़ अ, ज्ञ हो गया छ त्र ज्ञ। ये कैसे टूटता है पता चल गया। आप ग्रामर के बुक्स में भी देख लेंगे, इसको तोड़ा गया है। तो ये तीन को हम अलग तरीके से तोड़ते हैं। इसमें दो वर्ण होते हैं, तब अ या आ या ई, जो भी जो स्वर होगा उसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब तो हो गया। क ख ग घ का आप लोग बना लीजिएगा सारे। अब दूसरा कि जैसे मान लो सपोज करो दो वर्ण है, जैसे राम, राम, अगर इसको सपोज करो वर्ण विच्छेद करना है तो पहले रा को करेंगे, तब फिर म को करेंगे, ओके। तो रा को जब करेंगे तो कैसे करेंगे, र जोड़ आ, रा हुआ, करेंगे ना। और उसके बाद फिर जोड़ म जोड़ अ, र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ, राम। र जोड़ आ करेंगे तो र में हलंत लगाएंगे, अ में नहीं लगाएंगे, र में लगाएंगे। र जोड़ आ रा, म में हलंत जोड़ अ, राम। इसी तरह हम 4-5 वर्ण भी जुड़े रहेंगे तो उसको हम तोड़ सकते हैं, तोड़ के उसको वर्ण विच्छेद करते हैं। तो इसी तरह 3 शब्द में कमल, क जोड़ अ क, फिर म जोड़ अ म,
ल जोड़ अ ल। इसी तरह हम कमल कर दिए, इसी तरह 5-6 वर्ण को भी विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल। अब इसी वर्ण विच्छेद में अगर सपोज करो आधा कोई वर्ण आ गया, ठीक है, जैसे संति, ठीक है, संति आया, संति, तो संति में आधा न को हम कैसे करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे? तो संति के लिए हम दंत स यूज करते हैं। दंत स में अ लगा है तो दंत स में हलंत देंगे, जोर अ निकाल लिए स। उसके बाद आता है आधा न और त मिला हुआ, ओके। तो न के बाद हम अ नहीं लगाएंगे। जो भी हाफ वर्ण होता है, आधा जुड़ा रहता है, संयुक्त होता है, उसको जिसके साथ अगर हम संयुक्त करते हैं उसको लिखकर तब हम स्वर लगाते हैं, ओके। जैसे स जोड़ अ स हो गया, और आधा न को पूरा लिखेंगे न, हलंत, जोड़ त, न और त मिला है तो न जोड़ त, दोनों में हलंत, तब ई, संति है ना, हर्षिकार है तो हम न जोड़ त, दोनों में हलंत, जोड़ क्या करेंगे, हर्ष ई, ठीक है। अगर दीर्घी है तो दीर्घी, हर्षी है तो हर्षी, तो संति हो गया ना। आधा न के साथ जो भी मिला हो वर्ण उसको हम ऐड करके तब स्वर को अलग करेंगे। ये नहीं कि आधा न जोड़ अ और त जोड़ ई, ऐसे गलत होता है, ठीक है। तो स जोड़ अ स, आधा न को आधा न नहीं लिखेंगे, पूरा न ही लिखेंगे, पूरा न हलंत, जोड़ त, हलंत, तब जोड़ ई, हर्षी या दीर्घी जो भी हो, ओके। तो हम आधा न या आधा जो भी वर्ण होगा उसको जिसके साथ जुटा है उसके साथ ही लिखकर उसके स्वर को अलग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह करके हम वर्ण विच्छेद को समझ गए। तो दूसरा होमवर्क आपका रहेगा कि आपके क्लास में जितने आपके फ्रेंड्स हैं सबके नाम का वर्ण विच्छेद करके लाइएगा, ठीक है। ये तो हो गया क वर्ग च वर्ग का अलग। दूसरा कि अपने स्टूडेंट्स, जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जितने फ्रेंड को आप जानते हैं आपके क्लास में है, सबके नाम का वर्ण विच्छेद, ओके, हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो फिर बात करेंगे, हम फिर समझाएंगे, और स्कूल खुलेगा तो फिर से एक रिवीजन देंगे। लेकिन ये फेयर कॉपी पे आना चाहिए, जो भी बता रही हूँ उसको आप करके लाएंगे। ये इस पे नंबर भी आएगा आपका, जो भी एग्ज़ाम्स होगा उसमें इंक्लूड होगा ये आपका नंबर, ठीक है। इस पे मार्क्स भी मिलेंगे, तो इसको करना है। जो 6 क्लास के, जो 5 से 6 में आए हैं, इसको रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्ण विच्छेद। और एक दो चीज़ और आपको जानना है जो आज मैं बता दी हूँ, आपको समझना होगा। जैसे हम लोग कोई भी वर्ण बोलते हैं तो उसका एक उच्चारण स्थान होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आज से लेके 6 क्लास से लेके 10th तक काम आता है। आज तक 10th में भी इस बात की कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में कि उन्हें पता नहीं रहता है कि हम जो वर्ण बोल रहे हैं या वर्ड बोल रहे हैं वो किस जगह से उसका उच्चारण होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है जो अभी आप जान जाएंगे, फिर कभी भूलेंगे भी नहीं और कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं बनेगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जो भी चीज़ पढ़ें उसको बारीकी से हर चीज़ जानना है। तो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, अभी इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग जो उच्चारण स्थान के लिए जो भी शब्द, जो भी वर्ण बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कंठ से, नाक से, बहुत सारे उच्चारण होते हैं ना, जैसे बोलते हो ना, नाक से बोल रहा है, कौन से शब्द होते हैं, कुछ वर्ड नाक से, कोई बोलते हैं गला से बोल रहा है, कोई बोलता है तालू से बोल रहे हैं, कहीं बोलने में हवा जैसा निकल जा रहा है। तो इस तरह का उच्चारण स्थान सबका अलग अलग होता है। तो हम लोग इसको पहले जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम कंठ से जो आवाज़ निकलती है वो कौन कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है। तो कंठ से जो भी उच्चारण होता है उसको तुम नोट कर लेना, अपनी ग्रामर के बुक्स में भी देख लेना, जो हम बता रहे हैं उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो पहले लिख लेना कंठ, उच्चारण स्थान ऊपर लिख देना, नीचे उस उच्चारण स्थान के नीचे
कंठ का नाम लिख देना, ठीक है। कंठ से जो आवाज़ निकलती है, कौन सा स्वर और कौन सा व्यंजन निकलता है, ठीक है। तो स्वर में लिख लेना अ आ, ये अ बोलते हो तो कंठ से आती है ना, लगता है इसे कंठ से आवाज़ आ रही है, अ आ। और जितने क वर्ग हैं, क ख ग घ अंग, क वर्ग में आए, जितने क वर्ग हैं और अ आ और साथ में ह, इतने जो वर्ण हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, ओके। और इसको हम लोग कहते हैं कंठ, ठीक है। बगल में एरो दे के लिख लेना, इसको कहते क्या है, कंठ्य। ये तुम्हारे ग्रामर के बुक्स में लिखा है, तुम देख के उसको सही सही लिख लेना, ठीक है। कंठ्य, कंठ से बोलने वाले शब्द वर्ण को कंठ्य कहते हैं। कौन कौन आया, अ आ क वर्ग और ह, ओके। अब नेक्स्ट दूसरा लिख लो, तालु। तालु, तालु कहते कि समझ रहे हो ना, तालु किसको कहते हैं, जैसे हम जो ऊपर का जो होता है मुंह के अंदर, दांत के जस्ट ऊपर, जैसे उस तरफ से लगेगा कि जैसे आवाज़ निकल रही है। तो अपने घर में अपने मम्मी पापा सबसे भी पूछ सकते हो, तालु समझ, अपने बहनों भाइयों से भी समझ सकते हो जो पढ़ चुके हैं। तो ऊपर का जो स्थान होता है दांत से जस्ट ऊपर, तो सटता है जीभ, तो उसको हम लोग कहते हैं तालु। उस वर्ण को तालु शब्द देते हैं कि तालु उच्चारण स्थान है। तो उसमें कौन आता है, जैसे हर्षी दीर्घी, नोट कर लेना, तालु लिखकर डैश दे देना, हर्षी दीर्घी। और जितने च वर्ग हैं, च बोलोगे तो सटता है ना ऊपर तालु में, च छ पूरा हो गया च वर्ग, और य और तालाबे श, ठीक है, य और तालाबे श, हर्षी दीर्घी च वर्ग य और तालाबे श, ये आ गए तुम्हारे उच्चारण स्थान कौन से हुए, तालु। और इन वर्णों को कहा जाता है तालव्य, ओके, तालव्य। तीसरा आ गया मूर्धा। अब मूर्धा क्या है, मूर्धा कैसे होता है, जैसे तुम्हारा जीभ तुम्हारे कंठ की तरफ भागेगा, लगेगा कि कंठ की तरफ पीछे, जैसे तालु सामने सटता है और वो जीभ जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ घूम जाएगा। बोलने में जो वर्ण बोलोगे तो जीभ थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है। जैसे ऋषि का री जो होता है, री बोलोगे तो जीभ थोड़ा जाता है ना पीछे चला जाता है, री। फिर डबल री भी होता है उसमें ट वर्ग आते हैं, ट ठ, देखते हो पीछे की तरफ जीभ जाता है, ट बोल के कोशिश करो समझने की, ट वर्ग पूरा, री र और मूर्धन्य स, ओके, री ट वर्ग र और मूर्धन्य स, ये इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, मूर्धा। और इस तरह के वर्ण को क्या कहते हैं, मूर्धन्य, ओके, मूर्धन्य लिख लेना। अब आता है चौथा दंत। दंत मीन्स दांत। ऐसा उच्चारण जो हम अगर करते हैं किसी भी वर्ण का, तो जीभ क्या होता है, दांत में सटता है, तो जहाँ दांत में सटता है तो उसका उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। तो कौन होते हैं, तो ली, ली जो होता है, देखोगे बोलोगे तो क्या होता है, दांत सटता है ना, जीभ सटता है दांत में। त वर्ग, त थ द ध न जो बोलोगे तो सब सीधे जीभ क्या होता है, दांत में सटता है, ठीक है। तो जितने त वर्ग हैं दंत में आते हैं, ली आता है, ल आता है और दंत स आता है, ठीक है। दंत उच्चारण स्थान किसका है, ली, त वर्ग, ल और दंत स, इसको हम लोग कहते हैं दंत्य, ठीक है, दंत्य, ओके। तो अब नेक्स्ट आया ओठ, ओष्ठ, संस्कृत में उसको ओष्ठ कहा जाता है, ठीक है। ओष्ठ से बोलने वाले उच्चारण स्थान जिसका ओष्ठ होता है उसमें नेचुरली ओठ सटेगा, बोलने में ओठ सटेगा। तो उस तरह में कौन आता है, प वर्ग, प फ ब भ म सब में ओठ सटता है, तो प वर्ग और हर्षु और दीर्घ ऊ बोलते हो तो ओठ घूमता है। तो ओठ से उच्चारण स्थान जिसका है वो कौन हो गया, प वर्ग और हर्षु और दुर्ग, और इसको कहा जाता है ओष्ठ्य, ओके, ओष्ठ्य। अब हो गया नेक्स्ट दो मिक्स, कंठ और
ओठ दोनों से मिलके जो बनता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दो तरह से आते हैं, एक ही उच्चारण स्थान नहीं होता है, जैसे उसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। जैसे कंठ और ओठ दोनों का काम होता है उच्चारण स्थान में, तो वो कौन होता है? ओ और औ। अ शब्द कंठ से भी आता है, ओ कहे तो ओठ घूम जाता है, ओठ सकता है, तो कंठ जोड़ ओष्ठ उच्चारण स्थान है, तो ओ अ। ओके, ओ अ, इसको हम लोग कहते हैं कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, जैसे कंठ उठा कोष्ठ आया तो नेक्स्ट आया कंठ प्लस तालु। तालु और कंठ दोनों का इस्तेमाल होता है, तो उसमें आता है ए ओके, ए यही दोनों आते हैं, जिसको कहा जाता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। अब आता है दांत और ओठ मिला के भी होता है, एक वर्ण है, तो दंत जोड़ ओष्ठ, तो वो होता है व दंत और ओष्ठ दोनों मिलता है इसमें, तो इसको कहा जाता है दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। अब लास्ट आता है नासिका, जो जैसे कहते हैं नाक से बोलना, तो उसको हम नासिका कहते हैं, जिसमें नाक से आता है आवाज। तो जितने क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग हैं, जितने पांचों वर्ग जो हैं, इन सब का जो अंतिम वर्ण है उसी को नासिका वर्ण कहते हैं, जो नाक से बुलाता है। कैसे? क ख ग घ अंग, अंग नाक आता है उसमें, अंग। फिर च छ ज झ य में भी नाक से लगता है, जैसे निकल रही है आवाज। फिर प फ ब भ म, ठीक है। फिर ट ठ ड ढ ड, त थ द ध न, सब में जो लास्ट वर्ण है वो नाक से आवाज निकालता है, तो इन वर्णों को हम लोग का उच्चारण स्थान कहते हैं नासिका। तो कौन आए? अंग, य, ड, न, म, इसको कहते हैं नासिक्य। इस तरह के वर्ण को कहते हैं नासिक्य। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। 9-10 तक ये आपको पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कौन से स्थान क्या है, किसके उच्चारण स्थान कौन है। तो जो मैंने बताया इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक फेयर कॉपी सब लोग का ऑल 6 क्लास को तैयार करना है। इस जो भी मैंने आज पढ़ाया उसको आप नोट करेंगे, और जो वर्क दिया उसको आप पूरा करेंगे। और ये 6-7 दोनों के लिए है, दोनों ही क्लास के लिए है, उन लोगों की रिवीजन है। और जो कुछ कन्फ्यूजन हो गया बच्चों में, जो नहीं समझ पाए, वो लोग को भी समझ में आ जाएगा, और उन लोग के लिए भी वर्क है। ये 6 और 7 दोनों क्लास के लिए है। दोनों को मैं बोल रही हूँ कि अपने फेयर कॉपी में इसको बना के आप लोग लाएंगे। जब भी स्कूल खुलेगा इस पर नंबर मिलेंगे, और ये मैं चेक करूँगी, और जो प्रॉब्लम होगा वो भी बताऊँगी। और ऐसे अगर पूछना चाहते हैं कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।